हटो हटो हटो। इसको कोई उतारेगा नहीं, ठीक है ना, सिर्फ समझने के लिए उपयोग कीजिएगा, कोई उतारेगा नहीं इसको हम, क्योंकि इसके जस्ट बाद इन सभी बातों को लिखवा देंगे, ठीक है ना, उतारने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हाँ अभी ये इसको जैसे समझाएंगे वैसे लिखवा देंगे तुरंत, ठीक है। आइए देखिए, हाँ इसको एक और आंदोलन के नाम से, इधर आइए, शांत हो जाइए, इसको एक और आंदोलन के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है जेपी आंदोलन, ठीक है ना, इसको एक और आंदोलन के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है जेपी आंदोलन, ठीक है ना, इसको जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है या बिहार में छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब चलिए आप इसको पूरा बातों को समझिएगा। देखिए क्या हुआ था इस आंदोलन में कि सबसे पहला बात कि 1971 में जब इंदिरा गांधी सरकार में आती हैं तो उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ ना, एक नारा दी थी वो, गरीबी हटाओ, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जब 1972 में देखा गया तो कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, 1973 में देखा गया तो कोई सुधार नहीं, बल्कि और 72-73 में देखा गया तो और प्रॉब्लम क्या है, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था डैमेज हो रहा था। बांग्लादेश का सेपरेशन हो जाना, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी, बांग्लादेश का सेपरेशन हो जाना, किससे, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था ना, पूर्वी पाकिस्तान था, तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप से बाहर होकर बांग्लादेश का बन गया, वह भाषा के आधार पर बना हुआ देश है, तो वह जब बाहर हो गया तो इसके वजह से अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वह भारत से थोड़ा सा नाराज हो गए थे, इसके वजह से भी भारत को अमेरिका से मदद मिलना बंद हो गया था ना, ये सभी कारण बना। इस सभी के वजह से क्या हुआ कि भारत में यहाँ के छात्र जो है आंदोलन कर दिए, ठीक है, यहाँ के सबसे पहले छात्र आंदोलन किए। जब यहाँ के छात्र आंदोलन किए तो इन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आंदोलन को डायरेक्टली सरकार तक पहुंचाने के लिए उस समय के एक नए नवेले नेता, यानी एक अच्छे नेता के रूप में जाने जाते थे, जयप्रकाश नारायण ना, जयप्रकाश नारायण, उन्हीं के नाम पर पटना का जो एयरपोर्ट है उन्हीं के नाम पर है ना, पटना का एयरपोर्ट जो है वह उन्हीं के नाम पे है। अब सुनिएगा, उनको इनवाइट किया स्टूडेंट लोग कि आकर के आप इस आंदोलन को नेतृत्व कीजिए, आप इस आंदोलन का अगुवाई करिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर किसी आंदोलन का कोई बेहतरीन आदमी अगर अगुवाई करने वाला नहीं रहेगा तो वह आंदोलन बहुत जल्दी विफल हो जाएगा, क्योंकि आंदोलन करने का तौर तरीका भी होनी चाहिए कि आंदोलन करना कैसे है। इसलिए उनको जब इनवाइट किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है वह ना, वो बोले कि हम आएंगे, हम राजी हैं, लेकिन शर्त एक है कि ये आंदोलन कभी भी हिंसक नहीं होनी चाहिए, ये आंदोलन में कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे सरकार हम लोगों को दोषी बना ले, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना, किसी निजी पर्टिकुलर लोगों को क्षति पहुंचा देना, गाड़ी कार तोड़ फोड़, इन सभी कामों को कर देना आंदोलन के दौरान, ये सभी काम नहीं होनी चाहिए। पुलिस पे पत्थरबाजी कर देना, ये सभी काम नहीं होनी चाहिए आंदोलन के दौरान। तब हम इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ के बिहार के छात्र जो हैं वो बात को माने और बोले ठीक है, हम आपके बात को मानते हैं और आप इसका नेतृत्व कीजिए। तब जयप्रकाश नारायण जो है वह बोले कि ठीक है, इस आंदोलन को हमें बिहार तक ही नहीं रखना है,
इस आंदोलन को हमें दिल्ली तक ले जाना है, इस आंदोलन को हमें दिल्ली तक ले जाना है। और उसके बाद जो है इस आंदोलन को वो दिल्ली तक ले गए, दिल्ली तक उसको मार्च किए, ठीक है। और यहाँ तक कि मार्च मीन्स होता है कि लोगों का ग्रुप ऑफ पीपुल जो है वह लगातार संगठन बनाकर, ग्रुप बनाकर संसद के तरफ जाती है, ये मार्च कहा जाता है इसको। मार्च मीन्स एक रैली कहा गया उसको, कि रैली किए, रैली के रूप में लोग वहां पर गए। अब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा अमाउंट में लोग देश से वहां इकट्ठा हुए कि उस समय के लिए अब तक सबसे बड़ा यह रैली माना गया, सबसे बड़ा लोग इकट्ठा हुए वहां पे, ठीक है। इससे जो है इंदिरा गांधी की मुश्किलें बढ़ने लगी। दो प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम यह था कि वो लोग बिहार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा का मांग करते थे। जब जेपी नारायण जो बिहार में आंदोलन कर रहे थे तब बिहार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा का मांग करते थे, और जैसे ही ये दिल्ली पहुंचे तब जो है वह इंदिरा गांधी की इस्तीफा की बात करने लगे, क्योंकि आप जो वादा की है वो वादा पूरा नहीं हुआ। मानसून खराब हो गया, फसल बर्बाद हो गया, गरीबी एकदम और बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। उसके बाद जो है वह देश की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, इंटरनेशनल मदद नहीं मिल रहा है देश का। ये कहाँ पहुंचा दी हैं आप इस देश को उनके लिए। तभी बीच में क्या होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है, जिसके वजह से आंदोलन और तीव्र हो जाता है। अब या तो इंदिरा गांधी इस्तीफा दे या इंदिरा गांधी अपना दिमाग लगाए। तो इंदिरा गांधी, क्योंकि इस्तीफा के सिवा और कोई चारा ही नहीं था, अब एक ही बात था कि इन लोगों का मुंह बंद करा दो भाई, ना कोई रहेगा ना इस्तीफा का बात करेगा, क्योंकि अब शासन लगा दो राष्ट्रपति का। तो वही जो है राष्ट्रपति का शासन लगा दी, और राष्ट्रपति शासन लगा के इतने लोगों के जन संघर्ष की आवाजों को क्या कर दी, दबा दी। यानी जो जेपी नारायण थे उनके इतने जो बड़े मात्रा में जो दिल्ली में लोग पहुंचे थे उन सभी को दबा दिया गया, उनके साथ साथ जितने विपक्षी दल थे उन सभी को दबा दिया गया। फाइनली 18 मंथ का आपातकाल लग जाता है। 18 मंथ का आपातकाल लग जाने के बाद जनवरी 1977 में आम चुनाव की घोषणा की जाती है, और ये घोषणा करते उसी टाइम पे जब सभी विपक्षी दलों को जेल से, वहां पे एक और काम किया गया था, वहां पे एक काम किया गया था कि किसी को, उसको कहा गया है आपके पुस्तक में, नजरबंदी, या फिर उनको इस तरह से कर दिया जाए कि ताकि वह अन्ह रहेंगे और वह कानूनन भी किसी प्रकार से वह एक तरह से कानूनन भी अपना अधिकार का मांग नहीं कर सकते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या रीजन है हमें गिरफ्तार किया गया है। मतलब उनको ये बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया गया कि जो बाहर ज्यादा घूम के इधर उधर कर रहा है ना, उसको जेल में बंद कर दो, और उस पर कोई कोर्ट केसेज नहीं चलेंगे, सिर्फ उनको बंद रखा जाएगा, बस बात खत्म। यानी सरकार, जब जनवरी 1977 में ये बात का घोषणा हुआ कि अब आम चुनाव होंगे, तो सभी दलों को रिहा किया गया। जैसे ही सभी दलों को रिहा किया गया तो सभी दलों ने मिल करके एक पार्टी बनाया जिसका नाम था जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ना, जनता पार्टी केवल, भारतीय जनता पार्टी मत समझ लीजिएगा, जनता पार्टी केवल। और देखिए 542 सीट में से 330 सीट जीत जाती है जनता पार्टी, और उसमें इन जनसंघर्ष का परिणाम, अरे पागल अरे चुप रह जाओ, आवे के पड़ी का। चलिए आइए सुनिएगा आप लोग, देखिए तब जाकर के 1977 में जब इंदिरा गांधी रायबरेली सीट और उनके पुत्र ना संजय गांधी अमेठी सीट हार जाते हैं, तब लोगों को समझ आता है कि जनसंघर्ष की भूमिका कितनी बड़ी है और ये दबाना कितना बड़ा इफेक्टिव है, ठीक है ना, इस बात को। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिटेल में बात कर लेंगे, लिखिएगा या अभी बात करें ना खाली बतिया ही में मन लागेला अच्छा हाँ, आप लोग बता सकते हैं
कि संविधान के अनुसूची 8 में क्या लिखा हुआ है? संविधान के अनुसूची 8 आप लोग को इसमें से कोई नहीं बता सकता है। भाषा लिखा हुआ है। तो फिर अनुसूची 7 में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, मान लीजिए कि समवर्ती सूची पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना दे और स्टेट गवर्नमेंट भी बना दे, तो किसका पावर ज्यादा होगा? सेंट्रल का होगा ना। तो सेंट्रल का तो बात हमेशा मानना पड़ता है हर स्थिति में, क्योंकि यूनियन क्या कहता है कि सेंट्रल इज मोर पावरफुल देन स्टेट ना। सेंट्रल जो होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, किसके मुकाबले? स्टेट के मुकाबले। यही तो समझाना चाहते हैं लोगों को, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं है। लोगों को लगता है नहीं सेंट्रल नहीं है, स्टेट पावर है, जबकि स्टेट पावरफुल नहीं है, सेंट्रल पावरफुल है। ठीक है ना। चलिए आइए, उसके बाद आइए, हाँ आते हैं हम लोग 1971-72। यहां पर इंदिरा गांधी जब सरकार में आई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। उनका ये स्लोगन था, गरीबी हटाओ का स्लोगन था। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे गरीबी हटाओ के स्लोगन के साथ। फिर आगे देखिएगा 1972-73 में क्या होता है। नहीं, गरीबी हटाओ ना, गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ का स्लोगन था। उसके आगे इसमें जो होता है वह मानसून जो है, वह मानसून की असफलता, यह दूसरा कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया मानसून की असफलता। और तीसरा कारण अगर 1974 की बात करें तो बेरोजगारी में वृद्धि। बेरोजगारी में वृद्धि। ये तीन कारणों के साथ यानी सीधा तौर पे हम कहें तो बिहार में छात्र आंदोलन का ये आपको कारण बता दिए। बिहार में छात्र आंदोलन का ये आपको कारण बता रहे हैं। इन तीन कारणों के साथ जो है बिहार में छात्रों को गुस्सा आया और छात्र ने क्या कर दिया? आंदोलन किया। छात्र ने आंदोलन के लिए अपने रुख को आगे बढ़ाया। अब इसके बाद आगे आइएगा, अब क्या होता है। अब यहां पर जब आंदोलन के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया, तो किनको इनवाइट किया? मतलब नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण। नेतृत्व करने के लिए किनको बुलाया गया? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण ने इसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद एक नारा दिया इसी के तहत, जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। समझ गए बात ना? संपूर्ण क्रांति का नारा दिए जयप्रकाश नारायण ने। अब इसके बाद ये क्रांति जो है पूरे भारतवर्ष में प्रभावी होने लगी। अगला नंबर बात, ये क्रांति जो है पूरे भारतवर्ष में प्रभावी होने लगी। आएगा, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए। सुना हुआ लग रहा है, भले आपको लग रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे आते चला जाएगा ना। थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब कुछ अच्छा लगेगा। बात मत करो तुम लोग। उसके बाद आगे जो है, अब हम लोग आगे आते हैं कि इन्होंने अब इस आंदोलन के माध्यम से जयप्रकाश नारायण का डिमांड सुनिएगा क्या क्या था। डिमांड था, सबसे पहला डिमांड था कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है वह इस्तीफा दे। इसको उतारिएगा मत आप लोग। बिहार की मुख्यमंत्री क्या करे? इस्तीफा दे। ठीक है, सबसे पहला बात कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है वह इस्तीफा दे। अच्छा, इस्तीफा क्यों दे? क्योंकि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जो थे वह कांग्रेस के थे, और उनका नाम जो था वह क्या था, हम आपको बता रहे हैं। हाँ, अब्दुल गफूर। उनका नाम था अब्दुल गफूर। ठीक है ना?
अपने से बना दीजिएगा तो हो जाएगा। और जो किताब में लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है ना। उनका नाम था, बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उस समय, कांग्रेस द्वारा बनाया गया मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था अब्दुल गफूर। इनके जो है इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन इन्होंने सबसे पहला चीज कि इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तब जाकर के ये क्रांति जो है धीरे धीरे कहां पहुंची? ये क्रांति धीरे धीरे दिल्ली पहुंची, ठीक है ना। ये क्रांति धीरे धीरे दिल्ली पहुंची, और दिल्ली पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी, दिल्ली पहुंचने के बाद जो है वह इंदिरा गांधी ने इसको बोला, दिल्ली जैसे ही ये क्रांति पहुंची तो इंदिरा गांधी ने इस क्रांति को बोला था कि ये क्रांति कोई सार्वजनिक मुद्दे पर नहीं हो रहे हैं, ये क्रांति केवल और केवल व्यक्तिगत विरोध के लिए हो रहे हैं, ठीक है ना। ये क्रांति जो है केवल और केवल क्या हो रहे हैं? व्यक्तिगत जो है वह विरोध के लिए हो रहे हैं। ये बात इंदिरा गांधी बोली, ठीक है ना। जैसे आज की भी सरकार है, जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो किसान आंदोलन में कहा जाता था कि उनका विदेशी फंडिंग आ रहा है ना, तो सरकार जो है कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाने की कोशिश करती है। सरकार कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाने की कोशिश करती है जब आंदोलन होता है। तो इसी तरह से इस आंदोलन को इंदिरा गांधी ने कहा कि यह जो है वह थोड़ा सा और उधर चलो, थोड़ा सा इधर चलो, थोड़ा सा इधर चलो, थोड़ा सा इधर चलो ना, तुम बीच से तुमको कह रहे हैं, चलो इधर। हो गया ठीक? दिक्कत हो रहा है किसी को? दिक्कत हो रहा है उठ के उधर जाओ। उसके बाद आगे आओ। अब उसके बाद जो है इन्होंने इस संपूर्ण भारतवर्ष में दिल्ली जाने के लिए एक मार्च निकाला। दिल्ली जाने के लिए जो है वह एक मार्च निकाला इन्होंने, और इस मार्च के माध्यम से, ये टाइम था 1975 का, और ये मार्च के माध्यम से ये कोशिश किए कि कम से कम दिल्ली में बैठे जो इंदिरा गांधी सरकार है उसको इस बात का सबक सिखाया जा सके ना कि कितनी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम पे काम करे। क्योंकि आपको बताए हैं ना कि संघर्ष जो है लोकतंत्र का एक अच्छा बात होता है। संघर्ष को अगर सरकार मान ले तो इससे माना जाता है कि लोकतंत्र जो है वह बहुत अच्छी तरीका से चल रहा है। लेकिन संघर्ष को जब सरकार दबाने लगती है तो ये लोकतंत्र की हत्या कहलाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ठीक है ना। गेट के साथ खिलवाड़ मत करो ना, तुम लोग गजब आदमी हो यार ना। पहले नहीं समझता है कि हमको करना क्या है एक्चुअल में, और जैसे ही आईएएस पास करेगा ना तो घर के लोग कहेंगे जल्दी कोई जॉब ले लो। अब सारा खत्म हो गया कहानी। अब पड़ गया बिहार पुलिस के पीछे, पड़ गया ग्रुप डी के पीछे, अब हो गया आईएएस आईपीएस का सपना, खत्म हो जाता है वहीं से। तो बाबू जब सोच समझ कर फैसला लोगे, लॉन्ग टाइम चलेगा, इमीडिएटली लोगे तुरंत खत्म हो जाएगा। जब तुम लंबे समय से अपने फैसले को चुन करके मार्ग तैयार करके चलोगे तो हर प्रॉब्लम को पहले से सोच कर विचार कर चलोगे। जब तुमको आईआईटी करना है, जब तुमको नीट करना है, तो तुमको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हम आईएएस किस मकसद से कर रहे हैं। लेकिन यहां वही होता है। लेकिन मेरे समझाने का उद्देश्य क्या है, जितना हम लोग चिल्ला रहे हैं ना बाबू, जब तुम आगे जाओगे ना बहुत याद आएगा। और ये बात अफसोस होगा कि काश कोई इतना समझाता, एक एक बातों को कोई इतना रगड़ता जितना वहां पे रगड़ दिया जाता था। बड़ा से बड़ा कंसेप्ट इस तरह से लोग चल देगा ना, अरे खुद उन लोगों को समझ नहीं आता तो क्या समझाएगा। उन लोगों का तो कोर्स पूरा करने से मतलब है। मान लीजिए हमको नोट्स मिल गया है, नोट्स लेकर आए, हमको कंसेप्ट समझ आया है कि नहीं आया है, हमको बस काम है कि जो बिहार का छात्र आंदोलन है उसको कैसे भी लिखवा के पार कर दे। बच्चा सवाल ना करे, कॉपी में हो गया ना, समझना होगा। मेहनती बच्चा होगा समझ लेगा, मेहनती बच्चा नहीं होगा जो कमजोर होगा समझे चाहे मैं नहीं समझे। ये उद्देश्य है उन लोगों का। लेकिन आप लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं, और उन लोगों को ये चीज आज समझ में आ रहा है। अब सुनिएगा, ये भी बता रहे हैं एक दिन अब जो भी इंसान होगा जो उस समय पढ़ रहा था
जिससे हम बोले थे ना कि तुम लोगों को जीएस का इंपॉर्टेंस आज समझ में नहीं आएगा, जीके का इंपॉर्टेंस आज समझ में नहीं आएगा, जिस दिन तुम जनरल कंपटीशन में जाओगे उस दिन समझ में आएगा। देखिएगा जैसे आईएएस पार करेगा लोग ना, उसके बाद जब जनरल कंपटीशन का सेट देगा ना, और सेट में जब इतना सब में टॉपर रहने के बाद भी 100 में 30 नंबर आएंगे तो उसको झटका लगेगा, बोलेगा अरे ये सब बेसिक चीज़ हमसे नहीं बन रहा है, टाइम खत्म हो जा रहा है, ये सब जीके हमें नहीं आ रहा है। क्या वजह है कि जब कहा गया कि तुम इन चीज़ों पर ध्यान दो, वो ध्यान नहीं दिया। और वही बिहार पुलिस, वही ग्रुप डी के लिए जो मैट्रिक के बाद होता है, इंटर के बाद होता है, उसके लिए ग्रेजुएशन भी पार हो जाएगा, तब वो नहीं हो पाएगा। और उस दिन उन लोगों को जो मेरे पिछले साल में 10 क्लास बैच में पढ़ता था, उसको ये बात एहसास होगा कि उस दिन वो बात बोलता था बार बार कि देखो सारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इक्वल है, वो साइंस हो या मैथमेटिक्स हो या सोशल स्टडीज हो, क्योंकि हम खुद इंजीनियर हैं और इससे हमें पता चलता है जब हमको इतना ही साइंस का फेवर करते हैं तो साइंस को पढ़ाने के लिए हम आईएएस का भी पढ़ा सकते हैं। हम फिर इसको क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि हमको पता है असली योद्धा बनना है ना तो इसको उठाना ही पड़ेगा। अगर असल गेम खेलना है, असल समाज पे राज करना है, देखिए बढ़िया बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया बढ़िया इंजीनियर, उनका कोई पावर नहीं है, बस नाम के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और चुपचाप घूम रहे बाजार में। और एक देखिए अच्छा राजनेता, राजनीति का जानकार है, उसके पीछे 5 गो सैनिक घूम रहा है। किसका पावर है? सोशल स्टडीज का पावर है। सोशल स्टडीज बढ़िया से पढ़ के गया, आईएएस बना, देखिए गाड़ी उतरते दरवाजा खुल रहा है, एकदम ग्रांड एंट्री हो रहा है, एकदम रॉयल एंट्री, आईएएस सब कोई खड़ा हो जा रहा है। यहाँ डॉक्टर आ रहे हैं, कोई खड़े नहीं हो रहा, का भइल बा? अरे डॉक्टर साहब बुखार से हम गिर गई बनी। अच्छा ठीक बा, रुको उठवा नहीं तो रहा के, ये सब दिन भर देखे के पड़ा था, ठीक ना। चलिए आइए, तो बस यही चीज हमारा कहने का मतलब है। लेकिन आप ना समझिए तो फिर मेरा क्या है? हमारा तो उस दिन का वेट है जिस दिन आप कहिएगा अफसोस हो रहा है, हमको बहुत मजा आएगा, कहेगा आज अफसोस हो रहा है ना, उस दिन हम बहुत मजा लेंगे। हम कहेंगे ना ना ठीक बा ठीक बा। संतोष सर के पास कॉल की ना तो संतोष सर भी खूब मजा लिए, बोले कि ना हो ये सब ना, पॉलिटेक्निक छोट चीज ना, हाँ ये सब का करेगा बा, क्यों जानी आईएएस कर के बड़ आईएएस कर के बड़ आदमी बनबू जा। तो हाँ सर जी ये सोचनी जा हमनी के, तो सोचलू जा तो कर जा, अब समझ में नहीं किया तो हम का करी। सर बोले हम का करी, वैसे ही रटा जा। आइए इसके बाद फिर आगे इसमें राष्ट्रपति शासन तक ले आकर के हम छोड़ देंगे आप लोगों को। अब इसके बाद आप आइएगा कि इन्होंने अब क्या था, इंदिरा गांधी ने इसको कहा था कि यह जो है हम लिखे थे व्यक्तिगत है, इंदिरा गांधी ने इसको कहा था कि यह जो है व्यक्तिगत है। अब इसके बाद थोड़ा सा शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए ना, इन चीजों पे बात कीजिए जो चीज हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। अब आइएगा, अब जो है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट सुनिएगा। यहाँ तक जो बताए थे वो सीधा सीधा बात था, यहाँ पर जो बताए थे वो बात एकदम सीधा सीधा लग रहा था। क्या सीधा सीधा है कि छात्रों ने आंदोलन किया क्योंकि बेरोजगारी था। इसका कारण हम लिखे हैं कि गरीबी हटाओ का बात बोली थी, गरीबी हट नहीं रहा था। उसके बाद जो है मानसून असफल हो गया था, बेरोजगारी में वृद्धि हुआ था, इसके वजह से हुआ, जिसके जेपी नारायण को लोगों ने वहाँ पे बुलाया। जेपी नारायण ने जब ऐसा देखा कि बिहार में इतनी बुरी हालत है तो सबसे पहले बोले अब्दुल गफूर, जो कि वहाँ का मुख्यमंत्री तत्काल के थे, कांग्रेस के द्वारा बने हुए, इनको बोले कि आप पहले इस्तीफा दीजिए, लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति के नाम से संपूर्ण क्रांति का नारा देकर पूरे देश को आह्वान किया कि हम लोग दिल्ली चलते हैं और इंदिरा गांधी जो पीएम है, जो केंद्र सरकार है, उसको सुनाने की कोशिश करते हैं। ये इतना तो बात चल ही रहा था, सबसे टर्निंग पॉइंट ये आ गया कि यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, हाई कोर्ट इलाहाबाद जो है वह क्या कर देता है, इलीगल घोषित कर देता है। इलीगल जो है डिक्लेयर कर देता है किसको, इनके इलेक्शन को, यानी इंदिरा गांधी का इलेक्शन, निर्वाचन जो हुआ था उसको इलीगल घोषित कर देता है। और ये टाइम था 12 जून 1975, 12 जून 1975। अब जैसे ही इलीगल घोषित कर होता है, अब ये पता है 25 को 12 जून 1975 को इलीगल घोषित हुआ था। और ये जैसे ही बात पता चलता है विरोधी पार्टी को,
तब तक तो देश में भूचाल ना आ जाता है। ये आपको 12, 8 और उसके बाद उधर ले लीजिए 5, यानी 8 5 जोड़ लीजिए 13-14 दिन। 13-14 दिन में इंदिरा गांधी का पद पर रहना मुश्किल हो जाता है। उनको लगता है कि बस और बस एक ही उपाय है कि राष्ट्रपति शासन लगा दो। इसीलिए क्योंकि अब जैसे ही पहले तो लगता था कि ये जो अब्दुल गफूर है यही सिर्फ नालायक हैं, मतलब यही काम नहीं कर पा रहे हैं। शायद केंद्र सरकार को, इंदिरा गांधी को अगर जाकर हम कहें तो अगर वो ध्यान दे तो शायद इसको सुधारा जा सकता है। लेकिन जिससे कहने के लिए जा रहे हैं वही बेकार है, जिससे कहने के लिए जा रहे हैं वही गलत तरीका से जीत के आया है। अब क्या होगा? अब तो आंदोलन पूरा भड़क गया देश में ना। अब जब देश में भड़क गया आंदोलन, इसी वजह से 25 जून 1975 को वहां पर जो राष्ट्रपति थे उस समय, राष्ट्रपति जो थे वह थे फखरुद्दीन अली। ये राष्ट्रपति से, इन राष्ट्रपति के द्वारा 25 जून 1975 को क्या डिक्लेयर करवा देती हैं? इमरजेंसी डिक्लेयर करवा देती हैं, आपातकाल डिक्लेयर करवा देती हैं। और आपातकाल डिक्लेयर करा के सुबह में आकर के, यानी 26 को आकर के रेडियो पे अनाउंस करती हैं कि मेरे देश के प्यारे नागरिकों, मेरे देश के प्यारे नागरिकों, ये इमरजेंसी जो है आप लोगों के हित में लगाया गया है, क्योंकि देश की शांति सबसे ज़रूरी है, देश को एक रखना जरूरी है, इसीलिए लगाया गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कमी क्या था? यहाँ पे कमी ये था कि आपने विरोधी पार्टियों के मुद्दा को दबाया, आवाज़ को दबाया, आपने जन संघर्ष को दबाया, और इसका परिणाम पुनः जनवरी 1989 में देखने को, 1977 में देखने को मिलता है। चलिए हम जो है जनवरी 1977 तक, यानी इंदिरा गांधी इमरजेंसी को खत्म करती हैं 8 मंथ आफ्टर, ना 8 मंथ बाद। हाँ वही 18 लिखे है ना जी, तो लिखे हैं ना, लिखा हुआ देखिए ना, लिखा हुआ मान्य होता है, बोलने का तो कुछ भी बोल देता है आदमी ना। चलिए इतना तक आप आज याद रखिएगा। एक बार सुन लीजिए, अरे भाई